हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था का आज 8वां भाग हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ठोस पदार्थों में पाए जाने वाले दोषों का अध्ययन किया था। रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, साथ ही अशुद्धि दोष, इनका हमने अध्ययन किया। अब आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है ठोस पदार्थों के गुण। तो ठोस पदार्थों के दो प्रमुख गुणों का वर्णन हमारे कोर्स में दिया हुआ है, एक चुंबकीय गुण और एक विद्युतीय गुण। तो आज हम अध्ययन करते हैं ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुणों का। विद्युतीय गुणों से तात्पर्य है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है। तो इस आधार पर ठोस पदार्थों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। चालक, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सुचालक कहते हैं, है ना। एक होता है इसका अपोजिट, जिसको हम कहते हैं विद्युत रोधी, या इंग्लिश में तो वैसे बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, हम इसको कुचालक भी कह सकते हैं, है ना। छोटी कक्षाओं में हमने इनके बारे में पढ़ा है। और एक नई चीज़ आपको इस बार पढ़ने को मिलेगी, सुचालक और कुचालक के बीच की अवस्था, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो यही हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। लेकिन अर्धचालकों को पढ़ने के पहले हमें सुचालक और कुचालक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या होता है यहाँ पर कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ चालकता की परास बताई गई है कि सामान्यतः विद्युत धारा के सुचालक वे होते हैं जिनमें 10 की घात 20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिनकी विद्युत धारा की चालकता की परास होती है, वे विद्युत के बहुत अच्छे चालक के अंतर्गत आते हैं, है ना। विद्युत धारा का जो चालकता का परास है, देखिए -20 से 7 के बीच अगर लिख दिया जाए तो इसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उनको तो सुचालक कहते हैं, नहीं होता है उनको कुचालक कहते हैं, और इन दोनों के बीच की अवस्था को अर्धचालक कहते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी परिभाषा है और ये छोटी कक्षा के लेवल के आधार पर है। हमें 12वीं कक्षा के लेवल के आधार पर क्या पढ़ना है कि विद्युत धारा का चालन जिन पदार्थों में 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होगा, वे पदार्थ इन तीनों में विभक्त किए गए हैं। तो ये जो संख्या लिखी है ये क्या है? ये है चालकता की परास। परास का मतलब होता है रेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो पूरा पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। अब अपन इनको विभक्त करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सुचालक की। सुचालक किसे कहेंगे? तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, और इनकी जो चालकता की परास होती है वो कितनी होती है? 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई? वो जो परास है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है कि इसमें आपको सुचालक से लेकर तो अर्धचालक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सुचालक किसको कहते हैं? सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता की परास का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये विद्युत के बहुत अच्छे कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो बिना किसी विरोध के होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखें तो जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु है ना, लोहा, तांबा, निकिल, सोना, चांदी, अलग अलग तरह के धातुएं हैं, और धातुओं की चालकता की परास होती है 10 की घात 7, है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो धातुएं हैं ना वो विद्युत की उत्तम चालक होती है। सबसे अच्छी जो चालक हैं वो धातुएं हैं। और फिर धातुओं को अलग अलग कैटेगरी में बताया गया है कि चांदी सर्वोत्तम चालक कही जाती है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत रोधी की। तो नाम से स्पष्ट है, विद्युत रोधी या कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, और इनकी जो चालकता की परास है वो कितनी है? ध्यान देना इस पे, 10 की घात -20 से 10 की घात -10
ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये इनकी चालकता की परास है। और एक और बात याद रखने लायक कि जिनकी चालकता की परास का मान माइनस में आता है ना, उनमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो 10 की घात -20 से 10 की घात -10, यानी शुरू से लेकर अंत तक जो मान है वो माइनस में आ रहा है, यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है ना। चूंकि ये ठोस पदार्थ है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, लकड़ी है ना, लकड़ी ठोस पदार्थ है, रबड़ ये भी ठोस पदार्थ है, कांच, तो ये सभी पदार्थ आ जाएंगे आपके कुचालक के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्ध मतलब आधे सुचालक आधे कुचालक, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सुचालक की तुलना में तो कम होता है, लेकिन कुचालक की तुलना में अधिक होता है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि हम इसकी चालकता की परास देखें तो दोनों के बीच की होती है इनकी चालकता की परास, यानी इनका मान होता है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो हो गए ना ये सुचालक और कुचालक के बीच की अवस्था, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुचालक की तुलना में कम लेकिन कुचालक की तुलना में अधिक होता है। चालकता की परास का मान माइनस से लेके तो प्लस तक दिया हुआ है, यानी कभी कभी तो विद्युत धारा का चालन होने देते हैं और कभी कभी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अर्धचालकों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्राकृतिक अर्धचालक हैं, है ना। और इन प्राकृतिक अर्धचालकों को नैज अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ चुकी है। अब यहाँ से हमारा मुख्य टॉपिक शुरू होता है। देखो, अर्धचालक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है नहीं भी होता है, तो भाई हम तो ये चाहेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह पूरी तरह से हो। तो हम ऐसा क्या करें कि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें पूरी तरह से होने लगे, यानी अर्धचालकों को सुचालक में बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अर्धचालक को सुचालक में बदलने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो ताप बढ़ाकर, यदि अर्धचालकों का ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाएंगे। और उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अभी पढ़ना पड़ेगा बैंड सिद्धांत, कि कैसे हम ये प्रक्रिया ताप बढ़ाकर कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है इसमें, अपमिश्रण मिलाकर। अपमिश्रण का मतलब होता है अशुद्धि मिलाकर, ठीक है। और अपमिश्रण मिलाकर भी फिर दो तरह के अर्धचालक बनते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन ऋणी अर्धचालक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अर्धचालकों को सुचालक में बदलें। उसके लिए हमें बैंड थ्योरी पढ़नी होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत अब हमको शुरू करना है। बैंड सिद्धांत पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली कक्षा में लेकर जाती हूँ। हमने पिछले साल आणविक कक्षक सिद्धांत का अध्ययन किया था, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। परमाणु कक्षकों से कैसे अणु कक्षक बनते हैं, हमने उनके बारे में अध्ययन किया था। तो हम सभी जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों, जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। लेकिन विद्युत अपघट्य पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के रूप में नहीं होता है, बल्कि आयनों के रूप में विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना। तो क्या कहा मैंने कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में। लेकिन जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनके रूप में होता है, आयनों के रूप में रहता है। ठीक है, धातुओं में जब इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको कहते हैं धात्विक चालन, जबकि विद्युत अपघट्य पदार्थों में जब आयनों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालन। ठीक है, ये चीज़ भी एकदम क्लियर है। अब बैंड सिद्धांत में कैसे एमओटी थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है हम समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पिछली कक्षा का याद दिला दूं कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु मिलकर, दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणुओं द्वारा अणु का निर्माण होता है। लेकिन जिस प्रकार परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं उसी प्रकार परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे,
परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? आणविक कक्षक। ठीक है, और ये आणविक कक्षक सिद्धांत में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मैं आपको याद दिला दूं, ये ऊर्जा आरेख वाला जो चित्र है ना, आपको याद हो तो इस तरह से हम लोगों ने चित्र सीखा था। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, इन सब के हम लोगों ने ऊर्जा आरेख पढ़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार का हम लोग डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये जो कॉर्नर वाले होते हैं ये कहलाते हैं परमाणु कक्षक। ये भी क्या कहलाते हैं? परमाणु कक्षक, है ना। अब जैसे मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखे हुए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आ जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, ध्यान आया आपको इस तरह से। तो ये बीच वाले कौन होते हैं? आणविक कक्षक। अब आणविक कक्षकों में भी दो होते हैं, एक नीचे वाला कक्षक होता है, एक ऊपर वाला कक्षक होता है, और इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर होता है। इसको बंधी आणविक कक्षक और इसको प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। तो हमें 11वीं कक्षा का ये एमओटी थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको किससे मतलब है? यहाँ पर हमको यहाँ पर सिर्फ इन दो आणविक कक्षकों की ज़रूरत पड़ रही है कि इनके अंदर ही आपको दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, है ना। कैसे? इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है वो कहलाता है चालन बैंड, है ना, और जो नीचे वाला होता है वो कहलाता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड जो होता है उसमें सदैव इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। और संयोजकता बैंड को यदि ऊर्जा दी जाए, है ना, इसको गर्म किया जाए, अपन ने अभी मैंने बोला ना आपको कि ताप बढ़ाकर हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, तो जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तो ये जो दूरी है, ये दूरी गर्मी पाकर, ताप पाकर या ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन इस दूरी को पार कर लेते हैं, यानी कि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन लांघ कर, कूद कर चालन बैंड में आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं तो जो अर्धचालक पदार्थ है उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए हमारी किताब में बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है। हम उस डायग्राम के माध्यम से बैंड सिद्धांत को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की किताब में जो बैंड सिद्धांत है उसका इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। तो बैंड सिद्धांत को समझने के लिए हम इस चित्र को समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने बात की थी कि जो परमाणु होते हैं वो मिलकर अणु बनाते हैं, तो परमाणु कक्षक मिलकर में अणु कक्षक बनाते हैं। अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं, बंधी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक। जो नीचे वाले कक्षक है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर उन कक्षकों को कक्षक नाम न देकर पूरित बैंड और रिक्त बैंड या चालन बैंड इस प्रकार का नाम दिया है। देखिए, तीनों ही चित्रों में कॉमन चीज़ आपको क्या दिख रही है कि ये जो नीचे आपकी किताब में ये नीले रंग से बने हुए हैं, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है वो पूरित बैंड नाम दिया है तीनों ही चित्रों में। पूरित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए, पूर्ण पूरित, अर्धपूरित कहते हैं ना अपन लोग, तो ये इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए बैंड होते हैं। और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? रिक्त बैंड है। रिक्त यानी कि खाली पड़ा हुआ। अब क्या होता है कि ये पूरित बैंड है ना, क्या है ये? पूरित बैंड। और ऊपर वाला क्या है भाई? रिक्त बैंड। अब क्या होता है कि जब इनकी ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है, जैसे कि धातु वाले पोर्शन में देखिए, धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए होता है कि जो पूरित बैंड है और जो आपका रिक्त बैंड है उनके बीच में देखो कितनी कम ऊर्जा है, बिल्कुल ज़रा सी ऊर्जा है। अतिव्यापित बैंड मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा का अंतर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आसानी से इस छोटी सी दूरी को पार कर पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले जाते हैं तो उनमें विद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से होता है, क्योंकि ऊर्जा का अंतर बहुत ही थोड़ा सा है। अतिव्यापित बैंड का मतलब भी यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अतिव्यापन करके ऊपर चले गए हैं। आंशिक रूप से पूरित बैंड, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सुचालक क्यों है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और के दोनों बैंड्स के बीच में बहुत ही कम दूरी है, ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से निकलकर रिक्त बैंड की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर बात करते हैं हम कुचालक की। कुचालक में देखिए, ये पूरित बैंड है, ऊपर रिक्त बैंड है, और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरी आपको दिखाई दे रही है। बीच में लिखा है निषिद्ध क्षेत्र, मतलब कि अब आप इस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन बेचारे पार करके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके बीच में ऊर्जाओं में इतना ज़्यादा अंतर है। अधिक ऊर्जा का अंतर होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इनको लांघ कर ऊपर की ओर चले जाएं, चाहे आप इसको गर्म कर दो या इसमें कोई भी अपमिश्रण मिला दो। तो सुचालक में बहुत ही कम डिफरेंस था, कुचालक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जबकि अर्धचालक में देखिए,
अर्धचालक इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो अर्धचालकों में क्या हो जाता है कि पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जाओं का अंतर तो है, लेकिन कैसा है, लघु, यानी कि थोड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पूरित बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, ताप बढ़ाने पर यानी कि गर्म करने पर इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाते हैं, है ना। या जब हम इसमें अपमिश्रण मिलाते हैं, मतलब कि अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि मिलाने पर कई बार क्या होता है कि अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि, तो कई बार कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि आ जाती है। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिल जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन इतनी कम ऊर्जा के डिफरेंस को आसानी से लांघ कर पार कर जाता है। तो इस प्रकार से बैंड थ्योरी के आधार पर हमने ये डिफ्रेंशिएट किया कि कैसे सुचालक, कुचालक और अर्धचालक एक दूसरे से थोड़े थोड़े से संबंधित भी है और थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर भी पाया जाता है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे इन अर्धचालकों को सुचालक में बदला जाता है। उसके जो 2 पॉइंट्स थे उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एक तो ताप बढ़ाकर, मैंने आपको बता ही दिया कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालकों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरित बैंड से निकलकर रिक्त बैंड की ओर चले जाते हैं। दूसरी बात थी इसमें अपमिश्रण मिलाकर, तो उसके बारे में अब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि जब हम इसमें अपमिश्रण मिलाएंगे, अपमिश्रण का मतलब होता है अशुद्धि, है ना। तो अपमिश्रण मिलाने पर क्या चेंज होता है, आइए देखते हैं अपन। जो सामान्य अर्धचालक होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक अर्धचालक होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और एक और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्राकृतिक अर्धचालक हैं उनको हम लोग नेज अर्धचालक भी कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है उनको, नेज अर्धचालक, ठीक है। अब इन नेज अर्धचालकों को इंट्रिंसिक अर्धचालक भी नाम दिया गया है। तो अपन इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई अर्धचालक जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेज अर्धचालक, यानी जो प्रकृति द्वारा ही बनाए जाते हैं, नेज अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। और जो दूसरे प्रकार के अर्धचालक हैं जिनको हम गर्म करके या अपमिश्रण मिलाकर बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालकों को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो नेज अर्धचालक हैं वो कौन कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जो बाह्य अर्धचालक हैं वो 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। कैसे, एक तो हम लिख सकते हैं अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर, है ना, अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर। आपकी किताब में दिया है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, है ना। इससे पता है क्या बनते हैं, एन टाइप के अर्धचालक। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनेगा वो कहलाएगा एन टाइप का अर्धचालक, और इसका अपोजिट क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने पर, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर जो अर्धचालक आपके तैयार होंगे उनको हम कहेंगे पी टाइप के अर्धचालक, है ना। इसके दूसरे नाम भी मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, है ना। और इनको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियाँ। अब ये कैसे तैयार होते हैं, देखो इसको समझने के लिए बहुत ही ईजी है तरीका कि समूह 14 में कौन कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, कहे शिव जी, सुनो पार्वती, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बन के बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये समूह 15 में आते हैं, और ये दोनों नेज अर्धचालक है, यानी कि प्राकृतिक अर्धचालक है। अब अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धियाँ मिलाने का तात्पर्य क्या हुआ कि समूह 14 के तत्वों में 15 की अशुद्धियाँ मिला दें, समूह 15 की अशुद्धियाँ यदि हम इसमें मिला दें तो समूह 15 में कौन कौन आता है, नहीं, पढ़ना, ऐसा, सब्जेक्ट, बायो, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसकी अशुद्धि अगर मिला देंगे, समूह 15 में आने वाले तत्वों की अशुद्धि अगर मिला देंगे तो इस प्रकार से तैयार हुआ अर्धचालक जो है वो एन टाइप का अर्धचालक कहलाएगा। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि कैसे, देखो समूह 14 के जो जितने भी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जबकि समूह 15 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 की तुलना में 5 ज़्यादा हुआ ना। इसी प्रकार से जो समूह 14 के तत्व हैं उनको यदि आप कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि वाले पदार्थों से मिलकर सुचालक में बदलना चाहते हो तो कौन से समूह के तत्व मिलाने पड़ेंगे आपको? समूह 13 के, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। समूह 13 में कौन कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, आप ये तत्व भी मिला सकते हैं। कैसे करते हैं पूरी प्रोसेस, इसको अपन यहाँ साइड में समझ के देखते हैं। तो देखिए, सामान्य जो आपका अर्धचालक है बेचारा सिलिकॉन है ना, इसी का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, है ना। अपन ऐसे 4 सिलिकॉन बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हैं, बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मान लीजिए मैंने सिलिकॉन बना दी है और प्रत्येक सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी आप सिलिकॉन के आसपास ऐसे 4 बंध लगा दीजिए, है ना। लो चलो एक बार और लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस प्रकार से इसको लिख दिया। हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग लिया। ये देखो 1 2 3 4, तो चारों इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब हमको इसमें क्या करना है कि यदि हम इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिला दें, मान लो मैंने आर्सेनिक मिला दिया इसके अंदर, तो हमने क्या करा, कहीं एक से सिलिकॉन हटाकर वहाँ पर आर्सेनिक लिख दिया। अब आर्सेनिक के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, इन 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो बंध बनाने में भाग ले लिया, परंतु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त दिखेगा ना, क्योंकि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक ही आर्सेनिक का परमाणु मिलाएंगे, बहुत सारी संख्या में हम यहाँ पर आर्सेनिक के अणु मिलाते हैं। तो जितनी बार आप जितने ज़्यादा आर्सेनिक मिलाओगे आपको वहाँ पर क्या दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए उत्तरदायी होता है? एक तो विद्युत की चालकता को बढ़ाता है, ये विद्युत चालकता बढ़ाता है ना। और जैसे विद्युत चालकता बढ़ेगी तो आपका अर्धचालक काय में बदल जाएगा? सुचालक में, ठीक है। तो ये तो हो गया अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने वाला चित्र। कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने वाला चित्र हम कैसे बनाएंगे, मैं इसको यहाँ बता देती हूँ, है ना। देखिए ये सिलिकॉन है हमारे, फिर से वही ले लेते हैं हम, ठीक है। सिलिकॉन से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे सरलतम तत्व दिख रहा है हमको, जिसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अब क्या होगा कि यदि हम इस सिलिकॉन में कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि वाला तत्व यानी कि बोरॉन या एल्यूमिनियम मिला दें, मान लो मैंने बोरॉन मिला दिया सिलिकॉन में, अब क्या होगा? बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3। तो बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये वाला जो सिलिकॉन है ना, इस पे ध्यान दो, इस सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन क्या बंध बनाएगा सिलिकॉन से? नहीं, क्योंकि बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन सिलिकॉन से बंध नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार सिलिकॉन के पास अपना एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष बचा। वही बात है कि जिस प्रकार सिर्फ एक आर्सेनिक नहीं मिलाते हैं, बहुत सारे आर्सेनिक के परमाणु मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई एक बोरॉन का परमाणु तो मिलाते नहीं है, बहुत सारे बोरॉन के परमाणु मिलाएंगे। तो जितनी बार बोरॉन मिलाओगे उतनी बार आपको सिलिकॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखेगा इसका मतलब विद्युत चालकता को वो बढ़ाता है और हमारा जो अर्धचालक है वो सुचालक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था विद्युतीय गुणों का पूरा डिटेल वर्णन कि कैसे अर्धचालक और कुचालक और सुचालक हम लोगों ने पढ़े। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि अर्धचालकों का उपयोग क्या है। तो ये जो अर्धचालक होते हैं ना, ये NPN और PNP डायोड बनाने के काम में आते हैं। फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर बनाने के काम में आते हैं ये, बहुत सारी मशीनरी जो होती हैं ट्रांजिस्टर टाइप की, तो वो इसी प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विद्युतीय गुण। तो अब हम ठोस पदार्थों का अगला गुण शुरू करते हैं, चुंबकीय गुण। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। देखिए, कोई भी पदार्थ हो, ठोस के रूप में हम कोई भी उदाहरण ले लें, तो वो चुंबक के क्षेत्र की ओर यदि आकर्षित होता है तो वो चुंबकत्व को ग्रहण कर लेता है।
किसी भी पदार्थ में, स्पेशली यदि हम लोग धातु की बात करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तो वो अपनी कक्षा में गति करते हैं, साथ ही साथ वो नाभिक के चारों ओर भी गति करते हैं, और एक अपनी स्वयं की घूर्णीय गति भी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होता है, चुंबकत्व या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम तो ज़रूर सुना होगा, फिजिक्स में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है कि यदि हम एक मान लीजिए पेंसिल ले लें, उस पेंसिल के ऊपर यदि हम तांबे का तार लपेट दें, है ना, और उस तांबे के तार के आसपास चुंबक रख दें और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड कर दें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पर आज हमको क्या पढ़ना है, हमें विद्युतीय गुणों का तो सेपरेट अध्ययन किया, चुंबकीय गुणों का सेपरेट अध्ययन कैसे करेंगे। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, इस आधार पर ठोस पदार्थों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला पदार्थ हम लोग पढ़ते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय ठोस या अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अनुचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबक की तरफ जैसे ही रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो आकर्षण उत्पन्न करता है, या इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब तक तो उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाया जाएगा इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने पर इनका जो चुंबकत्व का गुण है वो नष्ट हो जाता है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन जैसे हम इसको चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं इनका चुंबक वाला गुण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इसका मुख्य रीज़न ये है कि इनमें क्या होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका मुख्य रीज़न है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जानते हो ना कैसे होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, तो इसके उदाहरण हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊर्जा आरेख के बारे में बताया था, है ना, बॉन्ड थ्योरी में। तो बॉन्ड थ्योरी में जो ऊर्जा आरेख बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था पिछले साल कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके भी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबक की तरफ बहुत ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, है ना। तो एक तो ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा धात्विक आयन जितने भी हैं हमारे, क्यूप्रिक आयन या फेरिक आयन या क्रोमियम आयन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये अनुचुंबकीय ठोस हो गए। दूसरे होते हैं इनके बिल्कुल अपोजिट, प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस कैसे होते हैं भाई? ये चुंबक की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं, यानी चुंबक के उल्टे विपरीत क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम तो लिख देते हैं यहाँ पर कि ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ले जाने पर चुंबक की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं, यानी ये चुंबकत्व को ग्रहण ही नहीं करते हैं। अब यदि वो ग्रहण ही नहीं करते हैं तो इनका चुंबकत्व समाप्त हो या ना हो एक ही बात है, ग्रहण ही नहीं करते हैं ना ये। दूसरी बात, इनमें ऐसा क्यों होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका मेन रीज़न है कि चुंबक की तरफ आकर्षित इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़े में। ये देखो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए चुंबक से बहुत ही दूर भागते हैं। इनका एग्जाम्पल H2O, NaCl,
ठोस अवस्था में, है ना, बेंजीन, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं क्योंकि चुंबक की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। तीसरा आता है हमारा अगला पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय ठोस, नाम से स्पष्ट है ना, लोहा तो चुंबक से आकर्षित होता ही है। क्या करते होंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में आकर्षण उत्पन्न करते हैं चुंबक की तरफ, और यदि हम इसको चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं तब भी इनका आकर्षण चुंबक की तरफ बना ही रहता है। बहुत स्पेशल होते हैं ये। चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाया जाए, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर भी इनका चुंबकत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर भी इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग, इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, वो किस काम में आते हैं। तो जो हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट होता है ना, वो इनसे बनाया जाता है ना। अच्छा, इसकी विशेष बात ये है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो समानांतर होता है। जो चुंबकीय आघूर्ण है ना उनका, ये इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो हैं, अयुग्मित ही हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे, लेकिन वो इस तरह से दिखाई देते हैं। अच्छा, इनका एग्जाम्पल हम देखें तो लोहा, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, यदि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी दिया जाए, जैसे ये देखो, ये एक छड़ चुंबक है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, है ना। यदि हम इसको 2 भागों में तोड़ दें, तो यदि हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो भी ये अपना अपना ध्रुव बना लेंगे और एक से 2 चुंबक बन जाएंगे। यदि मैं इसको फिर से 2 भागों में तोड़ दूं तो फिर ये अपने आप में एक नया चुंबक बना लेगा, ये भी अपने आप में एक नया चुंबक बना लेगा। और प्रत्येक जो छोटे छोटे चुंबक है ना, वो छोटे छोटे टुकड़े पता है क्या कहलाएंगे? डोमेन, है ना। और प्रत्येक डोमेन अपने आप में एक कंप्लीट चुंबक या मैग्नेट बन जाता है। तो इनके जो छोटे छोटे खंड है ना, वो डोमेन्स कहलाते हैं और ये इनका चुंबकत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। और ये अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं ना, देखो दोनों शब्द आ रहे हैं इसमें, लोह चुंबकीय भी है, प्रतिलोह चुंबकीय भी है। मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते ही हैं, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन दूर जाने पर इनका चुंबकत्व नष्ट भी हो जाता है। मतलब दोनों गुण हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर यानी अनुचुंबकीय के जैसे होते हैं। परंतु सिर्फ इतना सा अंतर है इसमें कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो अभिविन्यास होता है वो कैसा बताया गया है, डोमेन्स का अभिविन्यास विपरीत अभिविन्यास वाले होते हैं, है ना। ये विपरीत अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं, विपरीत अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं। बाकी जो इनके गुण हैं वो किसके जैसे हैं? अनुचुंबकीय की जैसे, कि चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित भी होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। मतलब जब अपन प्रतिलोह चुंबकीय को गर्म करते हैं ना, तो वो अनुचुंबकीय में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है इसमें। लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो अभिविन्यास है वो विपरीत होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि इनमें इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन सीधा, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित हैं, लेकिन इनमें जो अभिविन्यास है वो विपरीत, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, है ना। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैग्नीज ऑक्साइड इसमें एग्जाम्पल बताया गया है। अब आखिरी आता है
फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय ठोस। फेरी चुंबकीय ठोस जो होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनका अभिविन्यास तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। ये लोह चुंबकीय की तुलना में जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के तरफ आकर्षित तो होते हैं, पर लोह चुंबकीय से कम और अनुचुंबकीय से ज़्यादा, है ना। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर लोह चुंबकीय की तुलना में, लोह चुंबकीय की तुलना में कम मात्रा में आकर्षित होते हैं, कम मात्रा में आकर्षित होते हैं। चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन लोह चुंबकीय की तुलना में कम मात्रा में आकर्षित होते हैं और थोड़ा सा दुर्बल चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, है ना। दुर्बल चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, यानी चुंबकीय गुण होता तो है लेकिन थोड़ा कम होता है। लोह चुंबकीय तो सबसे ज़्यादा मात्रा में चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है ना, वो समानांतर भी होता है और विपरीत भी होता है ना। एक शब्द इसमें दिया है समानांतर और प्रति समानांतर। इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है वो कैसा होता है, इनमें समानांतर और प्रति समानांतर दोनों तरह का ये विन्यास दर्शाते हैं। समानांतर और प्रति समानांतर कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन सीधे तो एक उल्टा, फिर 2 सीधे तो फिर नेक्स्ट जो आएगा वो उल्टा, इस तरह का ये अभिविन्यास दर्शाते हैं। और इनके जो उदाहरण है वो याद रखना, इनका उदाहरण है धात्विक फेरॉइड्स, है ना। इनका सामान्य सूत्र बताया गया है MF2O4, MF2O4। तो M का मतलब तो है मेटल, धातु, और Fe2O4 मतलब होता है फेरॉइड्स। अगर आप इस M के स्थान पे Fe रखते हो तो Fe2O4, है ना, इस तरह से बन जाएगा इसका सूत्र। तो इसको अपन Fe3 भी तो लिख सकते हैं। तो ये आयरन फेरॉइड्स हो गया, और मैग्नीशियम फेरॉइड रखना हो तो MgFe2O4, तो ये मैग्नीशियम फेरॉइड्स कहलाएंगे। तो ये था चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। 5 प्रकार के होते हैं ठोस पदार्थ चुंबकीय गुणों के आधार पर। बहुत ही सिंपल है। अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन चुंबक से दूर जाने पर इनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोह चुंबकीय, ऐसे ठोस जो चुंबक की तरफ बहुत ही प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबक से दूर ले जाने पर भी इनका चुंबकत्व हमेशा के लिए बना ही रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। इनके जब छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट बना लेता है, जो कि डोमेन कहलाता है। और ये घटना इन सब में भी होती है ना, डोमेन्स इनमें पाए जाते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो सब समानांतर सीधा होता है, ठीक है। अगला प्रतिलोह चुंबकीय, तो ये होते तो अनुचुंबकीय जैसे हैं लेकिन इनमें विपरीत अभिविन्यास पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों का, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। और अंतिम है फेरी चुंबकीय ठोस, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन लोह चुंबकीय की तुलना में थोड़ा सा कम मात्रा में आकर्षित होते हैं। साथ ही इनका जो अभिविन्यास है इलेक्ट्रॉनों का वो समानांतर और प्रति समानांतर दोनों तरह का है, 2 सीधा एक उल्टा, 2 सीधा एक उल्टा, और चुंबकीय आघूर्ण इनका बिल्कुल 0 हो जाता है। उदाहरण है इनका धात्विक फेरॉइड्स, जिसका सूत्र है MF2O4। M के स्थान पे आप कोई भी धातु यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा, ठोस पदार्थों के 2 गुण, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। तो आपका जो चैप्टर है ठोस अवस्था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ।